नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक कोस्टल रोड के बिल्कुल सामने, जिसके दूसरे लेन की भी शुरुआत 10 जून से हो जाएगी। 11 मार्च को एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। मुंबईकरों ने राहत की सांस ली थी क्योंकि 40 मिनट का उनका सफर वर्ली से मरीन ड्राइव 9 से 10 मिनट का हो गया। लेकिन अब जो सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर सुरंग के अंदर पानी का रिसाव होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ये देश का ऐसा पहला रोड है जो कि समंदर के नीचे बनाया गया है। करीब 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है कोस्टल रोड का, वो सुरंग है, पानी के समंदर के नीचे बना हुआ है। और वहीं पर पानी के रिसाव की तस्वीरें रविवार से ही सामने आई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना दोनों ही सरकार पर हमलावर है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुरंग का जायजा लिया। वो निरीक्षण के लिए पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इसे जल्दी ठीक किया जाएगा। रिसाव के कारण की जांच हो रही है। इसको समझने के लिए विशेषज्ञों से वो संपर्क साधे हुए हैं और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये सुरक्षित है, बारिश के दौरान बिल्कुल भी अंदर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। लेकिन किस तरह से ये कोस्टल रोड का मुद्दा सियासी बन चुका है, दिखाते हैं आपको मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट। करीब 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना ये है मुंबई का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कोस्टल रोड। इस साल 11 मार्च को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन किया था। ऐलान कर चुके हैं कि 10 जून को दूसरा लेन भी शुरू होगा। लेकिन उद्घाटन के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सुरंग में लीकेज आ गई है। सीलन के कारण दीवारों पर कई जगह काले धब्बे पड़ गए हैं। गहरे धब्बों से जमीन तक टपकती रेखाएं दिख रही हैं। ये हाल मानसून से ऐन पहले का है। ऐसे में कोस्टल रोड की सुरंग से रिसाव की खबर पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां दौरे पर पहुंचे, निरीक्षण किया और भरोसा दिलाया कि इसे बेहतरीन तकनीक की मदद से मानसून से पहले ही ठीक कर लिया जाएगा और बारिश के दौरान किसी भी हाल में यहां पानी इकट्ठा नहीं होगा। दावा किया कि कोस्टल रोड का ये सुरंग यात्रियों के लिए सुरक्षित है। ये कोई मेन स्ट्रक्चर को कोई धोखा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वो एक्सपर्ट जो है, जो जॉन, उन्होंने भी कहा है, उनसे भी मैंने बातचीत की है। तो ये जॉइंट है, ये 2 जॉइंट में से लीकेज हुआ है और इसके वजह से ये पानी आया है। लेकिन मैंने कहा है कमिश्नर गगरानी जी को कि जितने जॉइंट है दोनों टनल में 25-25 वो पूरे जॉइंट चेक किए जाए और पूरे जॉइंट पे काम किया जाए। इसमें बिल्कुल लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कोई भी नागरिक या यहाँ पर जो यात्री है उसको धोखा नहीं होगा, ऐसी पूरी खबरदारी ये कारपोरेशन लेगी। ये जो कोस्टल रोड है ये देश की पहली सड़क है जो समंदर के नीचे बनी है। वर्ली से लेकर मरीन ड्राइव तक का जो इसकी लंबाई है वो करीब 10.5 किलोमीटर की है और उस 10.5 किलोमीटर में से करीब 2 किलोमीटर लंबा ये सुरंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मरीन ड्राइव की तरफ हम हैं और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर अंदर दीवार से रिसाव हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। करीब 40 मिनट का समय लगता था लोगों को, यात्रियों को वर्ली से मरीन ड्राइव तक पहुँचने के लिए, लेकिन इस कोस्टल रोड के बनने के बाद वो समय 9 से 10 मिनट का हो गया। लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन अब इन वायरल तस्वीरों के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि मॉनसून में ये कोस्टल रोड, ये सुरंग कितना सुरक्षित है। कुछ मुंबईकरों को लगता है कि ऐसी स्थिति में बारिश के दौरान कहीं टनल बंद न करना पड़े। अगर अभी लीकेज हो रहा है तो मानसून के टाइम क्या होगा? अभी अगर लीकेज आ रहा है, अभी उसका अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है या प्रशासन जो भी है नहीं कर पा रहा है तो सोचने की बात है। हम लोग देख तो रहे हैं कि अभी मानसून में कैसे कोस्टल रोड वर्क करेगा और बट नाइस द प्रोजेक्ट अच्छा है। अब डिपेंड्स के मानसून कैसे इसको बियर करता है, उसके ऊपर ही सब डिसाइड होएगा कि इट इज़ अ गुड एंड सेफ टू ट्रैवल है कि नहीं है। दे शुड डू, अगर कितना जल्दी ठीक कर सकते, नहीं तो मानसून में आई थिंक उनको बंद भी करना पड़े फॉर सम टाइम। उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए मानसून को लेके, तो प्रॉब्लम नहीं हो, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर ट्रैवलिंग इनसाइड। जिस हिसाब से बन रहा है उसका सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है और जो टनल है ना, मानसून के समय में टनल को बंद करके रखना चाहिए। रविवार सुबह से ही कोस्टल रोड के इस सुरंग में रिसाव देखा जा रहा है। सोमवार को ये और बढ़ा, जिसके बाद पानी जमता हुआ अंदर नजर आया। लोगों ने इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाली। लेकिन इससे पहले भी हम देखें 10 अप्रैल को हाजी अली में जो अंडरपास है वहां पर कोस्टल रोड में पानी भरता हुआ नजर आया था हाई टाइड का, जिसके बाद बीएमसी की खूब किरकिरी हुई थी और एक बार फिर से बीएमसी इस कोस्टल रोड को लेकर सवालों में है। इसके कारण क्या है लीकेज के, इसका पता लगाने के लिए जांच फिलहाल जारी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और लोकसभा चुनावों के अभी नतीजे भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। अजीत पवार गुट एनसीपी के नेताओं ने गठबंधन के नेताओं को उनके वादे याद दिलाने शुरू कर दिए हैं सीट बंटवारे को लेकर। तो महायुति में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर जो सीट बंटवारे की हलचल है, उसके ट्रेलर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रौनक कुकड़े की मुंबई से रिपोर्ट देखिए। परंतु याच्या पुढे योग्य तो वाटा जो आहे महाविकास महायुतीमध्ये जे आहे आपल्याला मिळाला पाहिजे। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए नहीं है और छगन भुजबल आंखें दिखाने लगे हैं। उन्होंने एनसीपी की बैठक में अजीत पवार के सामने आंकड़े भी बयां कर दिए कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। आपण आलो त्यावेळेला पण आपल्याला त्यांनी सांगितलं 80-90 आपल्याला जागा मिळतील। बीजेपी ने गठबंधन में आते वक्त कहा था 80-90 सीट मिलेगी, इतनी सीट हमें मिलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा। आम्हाला एवढ्या जागा मिळाल्या पाहिजेत हे त्यांना आपल्याला सांगावं लागेल। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 28, शिवसेना शिंदे गुट को 15 और अजीत पवार की एनसीपी को 5 सीटें मिली थी। नासिक की सीट को लेकर एनसीपी और शिवसेना में बहुत टसल देखने को मिली। यहाँ से कुछ छगन भुजबल लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर ये सीट शिवसेना को छोड़नी पड़ी। वहीं सातारा की सीट पर भी एनसीपी के दावे की वजह से उदयनराजे को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। इस दर्द को भुजबल ने अजित पवार के सामने रखा। नाशिकच्या जागेच्या संदर्भात तुम्हाला आठवत असेल, अपनी पार्टी बढ़नी चाहिए, ये सभी को लगता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन नासिक की सीट को लेकर जो कुछ हुआ है वो सही नहीं है। विलंब लागला। एनसीपी के इस तरह के रुख पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे में सभी दलों का सम्मान रखा जाएगा। विधानसभेमध्ये कोणी किती जागा लढायच्या। विधानसभा चुनाव के लिए तीनों पार्टी के नेता चर्चा करके उचित फॉर्मूला तैयार करेंगे और उसके तहत सीटों का बंटवारा होगा। निश्चित रूप से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिलेंगी, लेकिन हमारी बाकी साथी पार्टियों का भी उचित सम्मान रखा जाएगा। त्यांचा पूर्ण सन्मान हा यामध्ये राखला जाईल। कई राजनीतिक दलों के एक साथ आने के बाद जिला स्तर पर एक दूसरे से आगे रहने की होड़ में बगावत, नाराजगी जैसी चीजें होना तो तय मानी जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई बाकी चुनाव से बेहद कठिन और रोचक रहने वाली है। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां भीषण गर्मी का दौर है। 11 शहरों में तापमान 47 डिग्री तो 20 शहरों में तापमान 45 डिग्री पार दिखा। हर्षा कुमारी सिंह की राजस्थान से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा में मिले 7 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी। पिछले 48 घंटों के दौरान 21 लोगों के शव यहां मिले हैं। इनमें से ज्यादातर फुटपाथों, रेलवे स्टेशन के आसपास या धार्मिक जगहों के करीब मिले हैं। इनमें से सिर्फ 2 की पहचान हुई है। पिछले कई बरसों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा रही कर्मयोगी सेवा संस्थान का कहना है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिनों में इतने सारे शवों की सूचना पुलिस की तरफ से मिली हो। 24 वर्षों के अनुभव में आज ये महसूस हुआ, पहली बार इतनी गर्मी का जो एहसास हुआ है। अभी पिछले 3 दिन से 4 दिन से गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और फुटपाथ पर एक के बाद एक लगातार डेड बॉडी हमें यहाँ मिलने की सूचनाएं मिल रही है। एक बॉडी लेकर के पहुँचाते हैं पोस्टमार्टम, जब तक दूसरी सूचनाएं हमारे पास में आ जाती है। जिन 2 शवों की पहचान हो चुकी है उनमें से एक मुन्ना खान है, जो नयापुरा में दरगाह के बाहर सेवा करता था और वहीं फुटपाथ पर रहता था। परिजनों का कहना है कि मुन्ना की मौत गर्मी से हुई है। गर्मी से मर गया। हमें पता लगा जब हम आए, जो पुलिस की गाड़ी ने यहाँ छोड़ दी। पुलिस की गाड़ी लेके आई थी? हाँ, पुलिस की गाड़ी लेके आई थी। हमने कोई संभाल ही नहीं। कैसे हुई इनकी डेथ? गर्मी से हुई। गर्मी से हुई। कोटा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। मुर्दा घर में एक साथ इतने सारे शव पहुंचने से प्रशासन में भी हड़कंप है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना उन पे जल्दबाजी है। अस्पताल ने कहा है कि उनका एवरेज ही 6 से 8 बॉडीज आती है, क्योंकि बड़ी जगह है, आसपास में कहीं से भी व्यक्ति यहाँ आता है। लेकिन कोटा में सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगियां कुछ सवाल पूछ रही हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर के बीच कोटा में लगातार लावारिस शवों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हीट स्ट्रोक की संभावना इसमें बताई जा रही है, लेकिन सरकार हीट स्ट्रोक से मौत नहीं मान रही।
आखिर सरकार इन लाशों का जवाब क्या देगी? राजस्थान में सिर्फ कोटा ही नहीं, जगह जगह से गर्मी से जुड़ी खबरें आ रही हैं। 800 से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन सरकार मौतों की वजह गर्मी मानने को तैयार नहीं है। एकदम हीट स्ट्रोक से एक ही डेथ हुई है। रेलवे ट्रैक्स के पास जो आपके मीडिया जो उजागर कर रहा है, रेलवे ट्रैक्स के पास तो कई शराबी ड्रग एडिक्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये जो नॉर्मल केसेस नॉर्मल वेदर में है, ये पड़े रहते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर कम खाना खाते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं। लेकिन जब हीट कंडीशन इतनी ज्यादा है, उस वजह से इनकी डेथ हो रही है। बेसिकली जो डेली वेजेस पे या जो आदमी लेबर जो काम करती है और उनका काम कोई कूली भी काम करता है रेलवे स्टेशन में गर्मी में, कई लोग खेतों में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है। एक दिन नहीं जाने का मतलब कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो जाती है एक दिन की रोजी रोटी से। सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी उन लोगों की है। लेकिन दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं कि गर्मी के कारण मौत हुई है। 12 मृत्यु हो गई। लोगों को हमने सावधान रहने के विभाग ने भी निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही आखिर में सावधानी से ये मामला टलेगा। कोटा के पास बूंदी में 5 लोगों की जान जाने से सनसनी फैल गई है। सभी मामलों में पोस्टमार्टम करवाकर सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। बूंदी जिले में लगातार पारा 47 से 48 डिग्री चल रहा है। राजस्थान में गर्मी ने पिछले 8 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो हालत फिलहाल है, उससे निजात पाने के लिए लोग आसमान की ओर ही ताक रहे हैं कि वहां से आग के बजाय पानी बरसे। कोटा से शाकिर अली के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। बात अब कर्नाटक की करते हैं, जहां सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन औसतन 25 से 35 जानें सड़क हादसे में जा रही हैं। बीते दिनों 24 घंटे में 51 जानें गईं। निहाल किदवई की कर्नाटक से रिपोर्ट देखिए। इस रविवार को बेंगलुरु में 24 घंटे में 51 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। इस साल अप्रैल तक 4100 लोग सड़क हादसों में मारे जा चुके हैं। इन 4 महीनों में करीब 15,000 हादसे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस कह रही है ड्राइवर सावधान रहे। ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं तो उसमें लग रहा है कि जो ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी गलती रही है, या तो ओवर स्पीडिंग रहा है, या उसका जो है उसको रेस्ट ठीक से नहीं मिला था, वो थका हुआ था, या फिर उसका जजमेंट जो है ओवरटेकिंग समय ठीक नहीं हुआ, या वो रास्ते को देख के नहीं चला रहा था। तो इसमें है कि जो जब कोई सड़क पे गाड़ी चलाने आता है तो हर तरह से हमारे ख्याल से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो पैसेंजर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ड्राइवर जो है वो सतर्क है। 2023 में शहर में हुई सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन 900 जानें गई। इसमें से सबसे ज्यादा लगभग 10% जानलेवा हादसे शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर हुए। 15 दिन 1-1 घंटे की ट्रेनिंग देकर लाइसेंस दे दिया जाता है। इससे क्या होगा? सही मायने में देखा जाए तो ये लाइसेंस ड्राइविंग का नहीं, बल्कि ये लाइसेंस टू किल है। भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में कुल 6,61,312 सड़क हादसे हुए। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई, यानी हर रोज 462 मौतें हुई हैं। और हर घंटे 19 लोगों की मौत हुई, यानी करीब 3 मिनट पर एक मौत हुई। इसका मतलब यह है कि जब आप ये खबर सुन रहे हैं तब भी देश के किसी हिस्से में किसी की जान सड़क हादसे में जा रही होगी। इनमें से बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली जाती है कि लोग धक्का मारकर भाग जाते हैं। अगर वे रुक जाएं तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच जाए। सड़कों की बनावट यानी इंजीनियरिंग की वजह से भी कई हादसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है ताकि 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। रेमल तूफान तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में नजर आ रहे हैं, दिखाएंगे इस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
मोसुल तूफान गुजर तो चुका है, लेकिन तबाही का क्या मंजर वो पीछे छोड़ चुका है। आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या हाल है। रतनदीप चौधरी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नागालैंड के दीमापुर में एक पूरा ट्रक नदी में समा गया। तूफान के बीच पानी का बहाव कितना तेज है, ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। असम के सोनितपुर में स्कूली बच्चों पर कहर की तरह टूटा तूफान रेमल। एक पूरा पेड़ स्कूल बस पर आ गिरा। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुबह के टाइम में जब बस स्टूडेंट को लेके स्कूल के अंदर आ रहा था, तब रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ बस के ऊपर गिर गया और उस एक्सीडेंट में एक टीचर के साथ साथ 10 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। लैंडस्लाइड होने के कारण एक स्टोन क्वेरी ढह गई है। वहां पे रेस्क्यूअर्स और जो बचावकारी टीम वहां पे पहुंची है। वहां पे अंदेशा ये है कि कुछ जो वर्कर्स है वो फंसे रह सकते हैं, तो उसके लिए छानबीन चल रही है। मिजोरम में आइजॉल में ही एक जो सिमेट्री है वो भी कोलैप्स हो गई है लैंडस्लाइड के कारण। और लैंडस्लाइड के कारण राजधानी आइजॉल और जो वहां पे एयरपोर्ट है लैंगपुई, उसके बीच जो रास्ता है उसमें भी एक जगह पे बहुत बड़ा ब्लॉकेट हुआ है। मोरी गांव में पूरा ऑटो रिक्शा पिचक गया। पूरे पूर्वोत्तर की यही हालत दिखी। कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं लोगों ने किसी तरह खुद को बचाया। सड़कें हर जगह नदियों में बदलती नजर आईं। मेघालय में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।